लेकिन जो आइनी तरमीम लाई जा रही है उसमें एक पर्सन स्पेसिफिक आइनी तरमीम लाई जा रही है, क्योंकि अगर ये इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं और 3 साल की मुद्दत दी जाती है जजेस को, तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी सारे जज हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हों, मुनीब अख्तर साहब हों, बाकी सारे जज, उनको तो एक एक टन्योर मिलेगी, जितनी मुद्दत उनकी चीफ जस्टिस की बनती है उतनी होगी। लेकिन फ़ायज़ ईसा साहब को डबल टन्योर मिलेगी, जो 3 साल वो मुकम्मल कर चुके हैं, 3 साल उनको और मिल जाएंगे। तो ये एक पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट होने जा रही है, और मैं ये समझता हूँ कि फ़ायज़ ईसा साहब खुद कह चुके हैं कि वो कोई पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट नहीं करेंगे, तो उनको फौरी तौर के ऊपर फिर अपने ओहदे से हट जाना चाहिए और मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन होना चाहिए। इस वक्त इस आइनी तरमीम का और कोई मकसद नहीं है जो फॉर्म 47 की पार्लियामेंट के ज़रिए हो रही है कि आप जुडिशरी को फतह करें। अदलिया को फतह करने का एक प्लान है जो कि इस आइनी तरमीम के ज़रिए उसको जो है वो अमल पजीर में लाया जा रहा है, उसके ऊपर अमल किया जा रहा है। और पार्लियामेंट, पहले तो पूरी पार्लियामेंट वैसे ही जाली है, 18 सीटों के साथ वज़ीर-ए-आज़म बैठा हुआ है, और अब इसके ऊपर भी जब सीटें पूरी नहीं हो रही तो लोगों को अगवा करके, उनके बीवी बच्चों को अगवा करके नंबर पूरे किए जा रहे हैं। तो मैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी नौकरी जो है वो आपको इतनी अजीज़ हो गई है कि आप लोगों को अगवा करवा के अपनी मुद्दत में इजाफ़ा करवाना चाहते हैं? ऐसे ना करें। आपका एक कैरियर है, सारी उम्र आपने इस कैरियर में लगाई है, क्या इज़्ज़त रह जाएगी? सब ने जाना होता है कितना अरसा बंदा इक़्तिदार में रह जाता है। ये एक बहुत ही पाकिस्तान की तारीख़ का एक अंदोनाक दौर है जिससे हम गुज़र रहे हैं। बर्बरियत, फस्तायत जो है वो बिल्कुल आप समझें कि एक रूटीन बन गई है। जिस तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है, सादुल्लाह बलोच को आज 4 दिन हो गए उठाया गया, पार्लियामेंट हाउस से जाके पार्लियामेंटेरियंस को उठा लिया गया, मुझे जो है सुप्रीम कोर्ट से उठा लिया गया। तो आप देखें कि किसी इदारे की कोई इज़्ज़त नहीं रह गई, किसी इदारे का कोई मुकाम नहीं रह गया। और ये हम इसके ऊपर यहाँ पे इस वक्त ये है कि हर तमाम जो रियासती इदारे हैं और उनमें अवाम भी शामिल हैं, हम एक एक करके तमाम जो चीज़ें हैं उनको गिराई जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हुकूमत ने तो इसके ऊपर रिव्यू नहीं करना। मैं इस वक्त अदलिया से ये कहना चाहता हूँ कि आप वो वाहिद इदारा है जिसने रजिस्ट किया, बाकी तो आपके सामने मीडिया भी सारा लेट गया, बार काउंसिल्स भी लेट गई, किसी ने रजिस्ट तो किया नहीं। जुडिशरी वो वाहिद इदारा है जिसने रजिस्ट किया है, और अब वो जुडिशरी को फतह करने के लिए ये सारे इक़दामात जो हैं वो किए जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जुडिशरी इसके ऊपर पूरा तरह रजिस्ट करेगी। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया के साथ खड़ी है, और जिस तरह से ब्राज़ील में, इसराइल में, दुनिया में जहाँ जहाँ पे अदलिया के ख़िलाफ़ इक़दामात हुए हैं, अवाम निकली है। और इंशाअल्लाह ये भी आसान नहीं होगा कि आप अदलिया को रौंद के उसको फतह कर दें, यहाँ पर भी लोग जो हैं वो रजिस्ट करेंगे। अली अमीन, देखें, बाहर के मुल्कों से जो मुज़ाकरात करने हैं वो वफाक ही का इख्तियार है, हम एक फ़ेडरेशन है। लेकिन अली अमीन गंडापुर की अगर आप पूरी बात सुने तो वो ये कह रहे हैं कि वो वफाक ही को कह रहे हैं कि कोई हल बताएं। देखिए, वहाँ रोज़ लोग शहीद हो रहे हैं, वहाँ रोज़ फ़ौज के लोग शहीद हो रहे हैं, वहाँ पे जो पख्तूनख्वा के लोग शहीद हो रहे हैं। खुद हमारे यहाँ पे आपके सामने है कि टेररिज्म किस तरह से पूरे पाकिस्तान में वापस आ गया है। सो अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि मुझे आप कोई हल भी बताएं ना। अगर आप कहते हैं कि हमने अफ़गानिस्तान से भी मुज़ाकरात नहीं करने हैं, आपके पास, आपने देखा होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, आपने कभी उनकी कोई टेररिज्म के ऊपर कोई संजीदा गुफ्तगू सुनी है? पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर हर वक्त सियासत पे बात करता है, कभी आपने उनसे नहीं, जो लोग शहीद हो रहे हैं रोज़ाना, कभी आपने इस हुकूमत से, इनसे कुछ संजीदा बात सुनी है कि इसके इंसिडेंट्स का तदारुक कैसे करना है? गरीबों के बच्चे हैं, शहीद हो जाते हैं, एक बस ट्वीट हम कर देती है, प्राइम मिनिस्टर कर देता है कि जी बस अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, आगे चले जाते हैं। इस तरह तो देखे नहीं होना चाहिए। 90 लोग सिर्फ इस महीने शहीद हुए हैं। आप जिस तरीके से टेररिज्म के मसले को गैर संजीदा अंदाज से हुकूमत ने लिया है, उसकी वजह से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जो बातें हैं वो हो रही हैं। मैं अब भी ये समझता हूँ टेम्परेचर नीचे लाने चाहिए, गवर्नर रूल का सोचना भी नहीं चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में।
اگر آپ نے گورنر رول وہاں پہ لگایا معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے. اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے. اگر آپ آئینی ترمیم بھی لے آئیں, آپ گورنر رول بھی لگا دیں, آپ سب کچھ کریں, تو پھر اس کے بعد آپ سوچیں کہ ملک میں جو ہے وہ بزنس ایز یوزول چلتا رہے گا, تو ظاہر ہے نہیں ہونا. تو ٹمپریچر نیچے لانا سب کی ذمہ داری. دیکھیں نا, جو سامنے جن کو کیا گیا تھا, پہلے گجرات کے ہمارے ایم این اے جو ریاض کو جو ہے ان کو پہلے اٹھایا گیا, اس کے بعد اسلم گھمن صاحب کو اٹھایا گیا, پھر فتیانہ صاحب کو تھریٹ کیے گئے, سعد بلوچ کو 4 دن سے جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے, پھر ابیر سلطان آپ کے سامنے اتنے دن جو ہے ان کو جیل میں رکھا گیا, پھر محبوب سلطان صاحب کو تھریٹ کیے گئے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو انڈر تھریٹ ہے اور ان کو انڈر کوئرین ہے. کچھ نہ کچھ تو دیکھیں نا, دال میں کچھ کالا تو ہے نا. یہ اگر آئی جی بھی اپنی پوزیشن, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بجلی کے آپریٹر نے سب کچھ کیا ہے اور اس کو معطل کر کے کام جو ہے وہ چلانا ہے, جنریٹر آپریٹر اگر بنیادی ملزم ہے, تو پھر اللہ خیر صلی اللہ. مجھے جب اریسٹ کیا گیا تھا, عمر عطا بندیال صاحب کی کنائمنس سے کیا گیا تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سربراہ کو نہ پتا ہو کہ وہ جو ہے, اس لیے اسپیکر صاحب کی بات انہوں نے بعد میں اس کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے اسپیکر نے. اسپیکر آنریبل آدمی ہے, میں ایاز صادق صاحب کو سمجھتا ہوں کہ اچھے آدمی ہیں, آنریبل آدمی ہیں, لیکن ان کو دیکھیں اپنی لیگیسی کی خیال ہونا چاہیے. اگر آپ کے 10 لوگ پارلیمنٹ سے اٹھائے جائیں گے, اسپیکر کی کیا اوقات رہ جائے گی؟ اور یہی ہوا ہے پاکستان میں, کسی ادارے کی کوئی اوقات چھوڑی ہی نہیں الحمدللہ. جو ابھی تک تو سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان کا سب سے طاقتور شخصیت تو محسن نقوی ہے, شہباز شریف تو نہیں ہے. سولینز میں آپ نے دیکھنا ہے تو ابھی تو ظاہر ہے کہ جو معاملات ہیں وہ لوگ پھر ان کی طرف ہی دیکھیں گے نا. شہباز شریف کو تو بیچارے کو کوئی نہیں دیکھے. پاکستان میں ہر ٹکڑے کے ہر کونے پہ نائب وزیر اعظم بیٹھا ہوا.